आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड और जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे जो फर्स्ट डायनेस्टी थी उत्तराखंड की जिसका नाम था कत्यूर डायनेस्टी। कत्यूरी या कत्यूर डायनेस्टी। कत्यूर डायनेस्टी कत्यूर डायनेस्टी के बारे में ये बोला जाता है कि ये उत्तराखंड पूरा होल उत्तराखंड, ना कि कुमाऊं ना कि गढ़वाल, पूरा होल उत्तराखंड में ये पहली और आखिरी डायनेस्टी ऐसी थी जिन्होंने होल उत्तराखंड को अपने पावर के अंडर लिया था। इसलिए कत्यूर डायनेस्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उत्तराखंड की हिस्ट्री में। हम जब भी उत्तराखंड की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमेशा कत्यूर डायनेस्टी के ही पद चिन्हों पे बढ़ के हम आगे को चलते हैं। तो अगर हम कत्यूर डायनेस्टी का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये लाई करती है 7th से लेके 11th सेंचुरी तक। ये 7 to 11th एक अप्रोक्सीमेशन है, ऐसा एग्जैक्ट हमको इनके टाइमलाइन के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं है। और कत्यूर डायनेस्टी के बारे में सबसे दुखद बात यह है, सबसे ज्यादा हर्टिंग स्टेटमेंट ये है कि इस डायनेस्टी के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है ही नहीं, जबकि ये सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई करती है उत्तराखंड को, लेकिन इसके बारे में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर मैं बात करूं कत्यूर डायनेस्टी के, हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं जिससे हमें पता चले कि कत्यूर डायनेस्टी ने एक्चुअली उत्तराखंड में कैसे अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाया। उसकी अगर हम बात करें जिससे हमें पता चलता है तो वो हमारे पास जो डेटा है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट है। 6 इंस्क्रिप्शन हमारे पास अच्छी हैं, 6 इंस्क्रिप्शन। 6 इंस्क्रिप्शन ऐसी है जिनके जरिए हम ये बता सकते हैं कि कत्यूर डायनेस्टी ने क्या क्या उत्तराखंड में किया। इनमें से जो सिक्स सिक्स में से 5 जो इंस्क्रिप्शन है वो कॉपर प्लेट है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, मतलब कि जो भी इसमें डेटा हमें मिला वो एक कॉपर की प्लेट है, मेटल की प्लेट है कॉपर। तो उस पे सारा इनग्रेव्ड है, उस पे लिखा गया है कि 6 में से 5 इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिनको कॉपर प्लेट में लिखा गया है, और एक ऐसा है जिसको स्टोन पे इनग्रेव किया गया है, जिसको किसमें नोट किया गया है, स्टोन पे इनग्रेव किया गया है। ठीक है। अब इन पांच में से अब इन 5 में से जो 4 इंस्क्रिप्शन है ना, 4 इंस्क्रिप्शन है, इनका जो होल्ड है, मतलब जो इनको अपने पास रखते हैं इन 4 इंस्क्रिप्शन को, वो है बद्रीनाथ प्लस केदारनाथ टेम्पल। इन टेम्पल की जो भी अथॉरिटी होगी उनके पास ये 4 इंस्क्रिप्शन है, और इनको बस यही अलाउ है कि ओनली 1 पर्सन कैन सी एट वन अ टाइम। मतलब अगर आपको जानकारी लेनी है तो उन्हीं के सामने प्रेजेंट होके आपको पढ़ना पड़ेगा, और जैसा उन्होंने आपको दिया था उन्हीं के सामने आपको पढ़ना है और फिर वापस कर देना है। ये इनके बारे में कहा गया है। अब हम जो 6 5 हमारी कवर प्लेट है, वो कौन कौन सी कॉपर प्लेट है एक बार हम उनके हम नाम पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हमारे पास 5 कॉपर प्लेट है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन है जिसमें से जो फर्स्ट है जिसमें से जो फर्स्ट है वो है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट ऑफ ललित सुरदेव। ललित सुरदेव। अब ललित सुरदेव कौन था? ये एक कत्यूरी किंग था जिसने इंस्क्रिप्शन बनाई होगी, और जब हमने उस पर रिसर्च करी तो हमें ये मिली, तो ये उसके टाइम पीरियड पे इंडिकेट करते हुए हमको ये मिली, तो हमने इसका नाम पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट ऑफ ललित ललित सुरा ललित ललित सुरदेव
रख दिया इसका नाम। अब पांडुकेश्वर का है, पांडुकेश्वर एक पिलग्रिमेज विलेज है जो जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में पड़ता है, तो वहाँ इसको रखा गया है, तो इसलिए इसका नाम पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट ऑफ ललित सुरदेव। अब जो ललित सुरदेव थे, इनकी इनके नाम पे हमें दो इंस्क्रिप्शन मिली है। कितने इंस्क्रिप्शन मिले? दो इंस्क्रिप्शन मिली है। पांच में से दो इंस्क्रिप्शन पांडुकेश्वर प्लेट ऑफ ललित सुरदेव की है। ठीक है, अब बाकी बची तीन। उसके बाद है, सेम है, पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट ऑफ इसकी सुभिक्ष राजदेव की। सुभिक्ष राजदेव, ये सेकंड इंसान है जिनके टाइम पीरियड पे हमको ये मिली है। ठीक, ये वाले, ये राजा हैं सुभिक्ष राजदेव। अब थर्ड थर्ड भी वही है, पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट ऑफ इसकी पद्मत देव। पद्मत देव, ठीक है, ये राजा का नाम याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। तो दो हैं पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट ऑफ ललित सुरदेव, उसके बाद एक आ गई सुभिक्ष राजदेव की, उसके बाद आ गई पद्मत देव की। तो ये हो गया हमारे पास चार, और जो पांचवी है, जो फिफ्थ हमारे पास है, फिफ्थ इंस्क्रिप्शन जो हमारे पास है, उसका नाम है, ये थोड़ा अलग है, ये पांडुकेश्वर में नहीं है, ये बालेश्वर पे है। बालेश्वर प्लेट ग्रांट ऑफ किसकी? देसता देव। किसकी? देसता देव। देवसता देव की बालेश्वर प्लेट। ये पांच प्लेट हो गई कॉपर वाली। ठीक है, कौन कौन सी? दो ललिता सुरदेव की होगी, एक शुभेच्छा राजदेव की होगी, तीसरी पद्मता देव की होगी, और चौथी देसता देवा की होगी, और दो ललित सुरदेव की है। तो पांच कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमारी होगी। अब बचती है हमारे पास टोटल छह इंस्क्रिप्शन रिसोर्सेज ऐसे थे जिनसे हमें ये पता चल रहा था कि कत्यूर डायनेस्टी के बारे में हमें पता चलेगा, जिनमें से हम पांच पढ़ चुके हैं। और जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ मैंने बोला था कि ये स्टोन पे इनग्रेव्ड है, तो स्टोन इंस्क्रिप्शन हम इसको बोल सकते हैं। तो ये है स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ भूदेव। जितने नाम आपको सुनने को मिल रहे हैं सारे कत्यूर किंग हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। भूदेव की ये प्लेट थी। ठीक है, ये हमने कर लिए सिक्स। आपके जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उनके बारे में हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से रिसोर्सेज से हमें पता चलता है कि कत्यूर डायनेस्टी उत्तराखंड पे स्टैब्लिश हुई थी। तो इन छह इंस्क्रिप्शन के बिहाफ पे हम सारी जानकारी लेते हैं और कत्यूर डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम जो भी हमने इनसे प्राप्त किया इन इंस्क्रिप्शन से, उसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट करके हम जानेंगे। सबसे पहले कत्यूर डायनेस्टी की अगर बात करें, कत्यूरी डायनेस्टी, जब भी हम किसी डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था। तो कत्यूर डायनेस्टी का जो मैंने ऊपर बताया था कि जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड बताया गया है वो 7th से 11th या 10th, मतलब 7th से 11th के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये इसी टाइम पीरियड में लाई करता है। 11th ना भी कहें तो 10th तो हम फिर भी कह सकते हैं कि 10th तक तो लाई करता ही करता है। जब भी हम आगे राजाओं के टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि 10th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। तो कत्यूर डायनेस्टी का एक्सटेंड जो था, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कत्यूर डायनेस्टी एक इकलौती डायनेस्टी ऐसी थी जिसने होल उत्तराखंड पे अपना एम्पायर स्टेब्लिश किया था। होल उत्तराखंड कहने का मतलब कि कुमाऊं भी, गढ़वाल भी, इन्होंने दोनों जो हमारे आजकल मंडल है, उन मंडलों को दोनों बोथ को कंसंट्रेट करके अपना रूल वहां पे स्टैब्लिश किया था। तो इतना पावरफुल एम्पायर है तो उसका एक्सटेंड काफी ज्यादा होगा। एक्सटेंड बोले तो कहाँ कहाँ तक उसकी हाथ पैर फैले हुए थे। हाथ पैर फैले हुए थे कहने का मतलब कि कितना एक्सटेंड तक, कितने एरिया उसके अंडर आता था। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सटेंड की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
ये वेस्ट। नॉर्थ में तिब्बत, पूरा तिब्बत इनके अंदर आता था। साउथ में उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड। ईस्ट में गंडक रिवर तक, गंडक रिवर तक कत्यूरियों का राज था। और वेस्ट में सतलज रिवर तक, सतलज रिवर तक उन लोगों का एक्सटेंड था। तो अभी जब हम आगे राजा पढ़ेंगे तो यहाँ पाल डायनेस्टी से जो वेस्ट, जो ईस्ट में उस समय पे राज कर रही थी, तो उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इनका। और वेस्ट पे सतलज तक ये अपनी बाउंड्री एक्सटेंड करते हैं। तो काफी एक वास्ट एम्पायर कत्यूरिस का था, ये हम देख सकते हैं। कत्यूरियों कत्यूरी जब आए थे, कत्यूरियों का जो सबसे माना जाता है कि कत्यूरी आए कहाँ से थे, और मतलब ये किसके डिसेंडेंट थे, और एकदम से ऐसे उत्तराखंड में डायनेस्टी तो आ नहीं गई होगी। मतलब कहीं भी कोई भी अगर एम्पायर खड़ा होता है तो उससे पहले का थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड होता है। तो इनके बारे में हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितने भी उत्तराखंड में फोक्स होते हैं या सॉन्ग्स होते हैं, और जितने भी हम बातें करते हैं और स्टोरीज हैं, इन सब में हमें ये देखने को मिलता है कि जो कत्यूरीज थे, इनको बोला जाता है कि डिसेंडेंट ऑफ खस थे, खसास। खस एक डायनेस्टी थी जो सेंट्रल एशिया से इंडिया पे आई थी। वो जब हम एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं हिस्ट्री, उस समय हमें उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो लोग आए थे उत्तराखंड की तरफ, तो उनका कुछ हिस्सा उत्तराखंड में ही रह गया था। और ये बोला जाता है कि जो कत्यूर डायनेस्टी के राजा थे या उनके लोग थे, वो डिसेंडेंट थे किनके, खस के। तो ये बोला जाता है। अब हम उनके क्रोनोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आदमी, पहला किंग जिसको हम फाउंडर बोलते हैं कत्यूर डायनेस्टी का, वो थे बसंत देव। संत देव। इनको बोला जाता है कि ये फाउंडर थे कत्यूर डायनेस्टी के, फाउंडर ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। क्या थे? फाउंडर थे कत्यूरी डायनेस्टी के। और सबसे बड़ी बात, ये शैविज्म को बहुत मानते थे, शैविज्म को काफी ज्यादा मानते थे। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि कत्यूरों के बारे में हमें ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण हमको इनके बारे में सिर्फ ये ही दो चीजें पता चली हैं। और इनके बेटे का नाम तक भी हमको नहीं पता है, लेकिन उनके बेटे के एक दो काम ऐसे हैं जिनके बारे में इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है। तो और ये मान रहे हैं हम कि ये उनके बेटे रहे होंगे, और जो बसंत देव है उनके बेटों ने ये काम किया होगा। लेकिन बसंत देव के बारे में सिर्फ हमें दो ही जानकारी प्राप्त है कि वो फाउंडर थे और शैविज्म के क्या थे, प्रशंसक थे। मतलब फॉलो करते थे शैविज्म को। शैविज्म मतलब जो महादेव शिव जी के भक्त होते हैं, जो शिव जी पे अपना डिवोशन दिखाते हैं, उनको शैविज्म के अंदर बोला जाता है। तो इनके बारे में हमें यही पता चला। और इनके सन का नेम भी किसी भी, इनके जो बेटे थे, इनके जो सन थे, उनका नाम भी किसी भी इंस्क्रिप्शन पे हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इनके सन ने दो काम काफी अच्छे किए थे यहाँ पे, कि ये काफी शैविज्म को काफी ज्यादा प्रमोट करते थे। लेकिन तब भी इन्होंने ना अपने डोमिनियन के कुछ, जैसे डोमिनियन होता है किसी भी एम्पायर का, तो आस पड़ोस में कुछ गांव होते हैं। अब इधर के गांव वाले किसी और चीज को मानते हैं, इधर के गांव वाले किसी और चीज को मानते हैं। ये हम अपने उत्तराखंड में भी देखते हैं कि किसी के कुल देवता कुछ और होते हैं, किसी के कुल देवता कुछ और होते हैं। तो सेम ये चीज थी, जिस एम्पायर में ये रहते थे, ये खुद तो शैविज्म को मानते थे, लेकिन इन्होंने कुछ गांव दान में दे दिए थे लोगों को, जो कि वैष्णविज्म को मानते थे। वैष्णविज्म मतलब जो विष्णु भगवान पे अपनी श्रद्धा रखते हैं। तो शैविज्म के होने के बावजूद भी ये जो विष्णु भगवान पे अपना डिवोशन रखते हैं, वैष्णविज्म के लोगों को इन्होंने कुछ गांव दान में दे दिए थे कि आप इन गांव में रहिए और अपना जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, जो भी आप रहना खाना चाह रहे हैं, वो कीजिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो काफी ज्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, मतलब कि वो लिबरल थे काफी ज्यादा। कि ये नहीं कि थोप रहे हैं आप पे अपना डिवोशन, कि मैं अगर जैसा मुगलों ने किया था कि हम इस्लाम माने तो आप भी इस्लाम को मानिए, तो ऐसा नहीं था। ये काफी ज्यादा लिबरल थे, तो इन्होंने ये इनका ये दिखाता है। ठीक है, ये हमको एक फैक्ट मिलता है कि वो काफी ज्यादा लिबरल थे। और दूसरा काम इन्होंने जो किया, वो दूसरा काम क्या है, इन्होंने
उत्तराखंड में पिलग्रिमेज काफी होता था, पहले से होते हुए आ रहा है, क्योंकि आदि बद्री कैलाश सब यही है, केदारनाथ सब यही है, तो पिलग्रिमेज लोगों के लिए इन्होंने उस जो ट्रैक होता था, जो रास्ता होता था, उस पे रेस्ट हाउस बनाए थे। तो इन दो कामों के लिए बसंत देव और उनका सन, जिनका नाम हमें नहीं पता है, इन कामों के लिए उनको जाना जाता है। अब बसंत देव की जो लीनियज थी ना, वो ऐसा माना जाता है कि सीज हो गई थी इन दो जनरेशन के बाद। अब सीज हुई या नहीं हुई, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। जो अगला देव हमको मिलता है, खरपर देव का। अब पहले हमने पढ़ा बसंत देव, अब जो दूसरा नाम हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं किसका? खरपर देव। खरपर देव। खरपर देव दूसरे किंग, हमारे हिसाब से, हमारी नंबरिंग के हिसाब से हम दूसरे कह रहे हैं, लेकिन बसंत देव आए, फिर उनके सन आए। अब ये बोला जाता है, किताबों में भी ये लिखा गया है कि इन दो जनरेशन के बाद जो बसंत देव का लीन था, वो सीज हो गया था। अब हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। और भी राजा हुए होंगे, लेकिन उनका कोई हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिला, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। तो हम ये मान रहे हैं कि इसके बाद जो अगले रूलर आए, वो थे खरपर देव। और खरपर देव बसंत देव की लीनेज के नहीं थे, ये बसंत देव के कजन में से उनका कोई ऑफ स्प्रिंग था। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है ना, काफी बड़ा, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनमें से किसी कजन के लड़के बसंत खरपरदेव थे। तो इन्होंने उसके बाद कत्यूर डायनेस्टी की कमान चलाई। अब इनके साथ भी सेम चीज हुई, कि हमने ये तो पता लगा लिया कि खरपरदेव ऑफ ऑफ स्प्रिंग थे बसंत देव के, लेकिन इनका जो रेन था, इन्होंने जो अपना राज किया, उसके बारे में भी हमें कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिलते, नो रिसोर्सेज। बस इनका नाम मिलता है इंस्क्रिप्शन पे, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। लेकिन खरबर देव ने क्या क्या उत्तराखंड के लिए किया, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जिन राजाओं को हम पढ़ते हैं, वो इन्हीं के सन थे, थर्ड नंबर के। खरपर देव के सन कौन? त्रिभुवन राजदेव। कौन? त्रिभुवन राजदेव। त्रिभुवन राजदेव। देखिए, बसंत देव को पढ़ा, फिर उनके सन को पढ़ा, जिनका नाम हमें नहीं पता है। फिर उसके बाद हमने बोला कि बसंत देव की लीनेज खत्म हो गई है। देन फिर कौन आए? उनके कजन के ऑफ स्प्रिंग थे, कौन? खरपरदेव। खरपरदेव के बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। सीधा हमें इंस्क्रिप्शन में उनके बाद नाम मिलता है किसका? त्रिभुवन देव। त्रिभुवन देव ने भी सेम चीज की थी जो कि बसंत देव के सन ने की थी। इन्होंने भी लैंड को क्या किया था? डोनेट कर दिया था वैष्णविज्म के गांव वालों को। ठीक है। और बोला जाता है कि जो वाघेश्वर टेम्पल है, उस पे इन्होंने काफी ज्यादा जेनरस थे, और उसको बनाने के लिए उस पे इन्होंने काफी ज्यादा, मतलब, दान और चैरिटी वाला वर्क किया था, और लैंड को भी डोनेट किया था। ये इनके बारे में हमको जानने को मिलता है। और अभी तक बस थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हमें हर राजा के बारे में मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लैक ऑफ एविडेंस हमारे पास है, कि हम इतनी बड़ी डायनेस्टी, जिन्होंने उत्तराखंड में इतना, एज अ होल उत्तराखंड को अपने कंट्रोल में लिया और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसके बारे में हमें काफी कम रिसोर्सेज होने के कारण हमें उन राजाओं की महानता के बारे में पढ़ने को काफी कम मिल रहा है। तो इसके बाद जो राजा आते हैं, वो आते हैं निवर्तन देव। कौन? निवर्तन, फोर्थ राजा हमारे। कौन? निवर्तन। निवर्तन देवा। निवर्त देव। निवर्त देव। अब देखिए, यहाँ से जो है, निवर्तन देव से हमें काफी अच्छी खासी जानकारी मिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैं पहले बोलता कि 7th सेंचुरी से 11th और 10th सेंचुरी में कत्यूर डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है, वो लाई करता है। तो जनरेशन 7th सेंचुरी का ज़्यादा हमें, उतना ज़्यादा डेट्स और उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होने के कारण, और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को संभाल के भी रखना काफ़ी टफ था उस टाइम पे, तो ज़्यादा जानकारी हमें इस वजह से नहीं मिली। तो लेकिन निवर्तन देव से हमें सफिशिएंट सफिशिएंट जानकारी, मतलब जितना हमें जानना चाहिए उतनी जानकारी हमें मिल जाती है।
तो अब हम निवर्तन देव से थोड़ा हमें डीप जानकारी मिलना शुरू हो गया था। तो निवर्तन देव के बारे में ये बोला जाता है कि ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने सफिशिएंट पावर अटेन करी थी। सफिशिएंट पावर अटेन करी थी। अब इसका क्या मतलब कि भाई सफिशिएंट पावर अटेन करी थी, इससे पहले भी तो राजा थे, क्या उनके पास पावर नहीं थी? देखिए, जब पहला कोई भी चीज फाउंड होती है ना, तो उसका एक्सटेंट जो अभी हमने पढ़ा कि तिब्बत से लेके नीचे साउथ में उत्तराखंड, फिर इधर गंडक से लेके सतलज तक, ये जो डायनेस्टी फाउंड करता है वो आते ही इतने सारे काम नहीं करता है। तो इस वजह से उन्होंने डायनेस्टी तो फाउंड करी, लेकिन उनको एक्सटेंड करते 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 टाइम लग गया। लेकिन निवर्तन देव के बारे में ये बोला गया, निवर्तन देव के आते आने आने तक एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया, एक ऐसी टेरिटोरियल उनके बॉर्डर बन गया कि जो काफी लार्ज एरिया को अपने अंडर लेके आता था। तो इसलिए निवर्तन देव के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने जो पावर अटेन करी, वो पूरे उत्तराखंड को में जो स्टैब्लिश किया रूल, उसके बाद कत्यूरीज का जो एम्पायर स्टैब्लिश हुआ उत्तराखंड में, वो निवर्तन देव को माना जाता है कि इन्होंने पूरे उत्तराखंड पे एक सफिशिएंट पावर अटेन कर ली थी। यानी कि अब जो कत्यूरी राजा होगा, उसका पूर्ण रूप से कंट्रोल होगा पूरे के पूरे उत्तराखंड पे। पूरे के पूरे उत्तराखंड पे क्या होगा? अब इन्होंने ऐसा किया कैसे? भाई इन्होंने क्या करी होगी, अपने बॉर्डर को एक्सटेंड किया होगा। एक्सटेंड बॉर्डर को कैसे करेंगे? इन्वेजन करे होंगे। तो अपने जो नेबरहुड में जितने भी इनके उस समय पे स्टेट्स होंगे या कोई देश होगा, जितने भी इनके नेबरहुड में विलेजेस वगैरह होंगे, उन पे इन्वेड करा होगा, या उसके जो जो भी किंग रहे होंगे, जो भी अगल बगल के राजा हुए होंगे, उनको उनके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी होगी। सब सीधी सी बात है, वॉर लड़े होंगे। तो ये काफी ज्यादा वॉर लड़े वॉर लड़े और जिसके बारे में एटकिंसन, अब एटकिंसन कौन थे? एटकिंसन एक हिस्टोरियन है, उनके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। एटकिंसन, इन्होंने उत्तराखंड में के हिस्ट्री को लेके काफी ज्यादा काम किया है। तो एटकिंसन किसके बारे में बोलते हैं? निवर्तन देव के बारे में बोलते हैं। निवर्तन देव के बारे में बोलते हैं कि ये अपने एनिमीज को ऐसे मारते थे जैसे उगता हुआ सूरज सुबह के कोहरे को मारता है। इतनी बड़ी बात कही थी इन्होंने निवर्तन देव के बारे में। यानी कि इन्होंने बोला था कि अपने एनिमीज को ऐसे डिफीट करते हैं जैसे कि सुबह का राइजिंग सन डिस्पल करता है किसको? मिस्ट को। तो ये बोला था एटकिंसन ने। ठीक है, ये काफी ज्यादा जेनरस थे और ट्रुथफुल थे। और सबसे बड़ी बात, ये क्या थे? सेवियट, सेविज्म को मानने वाले। सेविज्म को ये क्या करते थे? मानते थे। और ये फर्स्ट किंग भी थे जिन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू किया था। आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। क्या किया था? इनिशिएट किया था या स्टार्ट किया था। यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। तो इससे पहले हमने बागेश्वर मंदिर के बारे में बात करी है। जब हमने बात करी किसके बारे में? त्रिभुवन राजदेव के बारे में बात की। तो बागेश्वर मंदिर पहले से स्टेब्लिश था। इन्होंने उस पे उसके जीर्णोद्धार और उसके आसपास जो लैंड थी उसको डोनेट किया था। ये हमने इनके बारे में पढ़ा। लेकिन जो निवर्त देव थे, इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर इनिशिएट करा। अब इसका मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब कहने का मतलब इन्होंने अब टेम्पल के जो आर्किटेक्चर है पहले से बने हुए, जैसे जोशीमठ है, बागेश्वर मंदिर है, या कुछ नए मंदिर बनाना इन्होंने स्टार्ट किया। और सबसे बड़ा काम इनका जो माना जाता है, जो जागेश्वर मंदिर, जो जागेश्वर मंदिर के विमान है, विमान मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है मंदिर का, उसको विमान बोला जाता है। ये विमान इन्होंने ही बनाए हैं, निवर्तन देव ने। निवर्त देव ने किसने बनाए हैं विमान? निवर्त देव ने बनाए हैं। और इन्होंने बोला कि जो जागेश्वर है वो मोस्ट सैक्रेड प्लेस है उत्तराखंड का। किसने बोला? निवर्तन देव ने बोला कि मोस्ट सैक्रेड प्लेस कौन सा है? जागेश्वर है। और इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी, सबसे मेन बात, पहले जोशीमठ हुआ करती थी। जोशी मठ हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? जोशी मठ हुआ करती थी। लेकिन बाद बाद में जब इनका एम्पायर बड़ा 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 होते गया, तो इन्होंने जोशी मठ से अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया? कत्यूर वैली पे। कत्यूर वैली कहाँ कहाँ पड़ती है? कत्यूर वैली पड़ती है अल्मोड़ा और बागेश्वर की जो
एडजॉइन करते हैं जितने भी माउंटेन रेंजेस है वो, उसके बीच की जो वैली है, यानी कि आप कह सकते हैं बागेश्वर और अल्मोड़ा का जो रीजन है, उधर से ये लोग बाद में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो निवर्तन देव के बारे में हमें इतनी जानकारी हमें प्राप्त है। ठीक। इसके बाद आते हैं निवर्तन देव के बाद जो हमारे फिफ्थ रूलर होंगे, उनका नाम है ईष्टगण देवा। ईष्टगण देवा। अब ईष्टगण देवा के बारे में सबसे पहली जानकारी तो हमें मिलती है कि ये जो असेंड करे 810 एडी में। कब? 810 एडी में। अब निवर्तन देव शुरू कर चुके थे अपने बॉर्डर एक्सटेंडिंग का काम। ठीक है। उसके बाद उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर में भी काम शुरू कर दिया था। तो जो ईस्टगण देव आए जब, तो उन्होंने जब एक बार पावरफुल एम्पायर खड़ा हो जाता है, निमंत्रण देव ने काफी अच्छा अपना एम्पायर खड़ा कर दिया था। तो जब एक बार बहुत अच्छा एम्पायर खड़ा हो जाता है, तो जो अगला सक्सेसर आता है वो चाहता है कि और मैं अपने एम्पायर को क्या करूं, अपनी लेगेसी, अपने जो फादर की लेगेसी है उसको बढ़ाऊं। तो ईस्टगण देव ने भी वही किया। जैसे निवर्तन देव ने काफी सारे इन्वेजन करे, काफी सारे वॉर लड़े, सेम पैटर्न पे इन्होंने भी बहुत सारे क्या लड़े, वॉर लड़े और अपना एरिया का करा, एक्सटेंड करा। इनको भी, इनके बारे में भी एटकिंसन ने एक बहुत अच्छी बात कही है। एटकिंसन ने एक बात कही है, यू नो, एटकिंसन ने कहा है द एज ऑफ हिज स्वॉर्ड स्ल्यू फ्यूरियस एलिफेंट्स। यानी कि जो ईस्टगन देव की जो तलवार थी, वो बहुत इजी तरीके से हाथियों तक को काट सकती थी। ये इसके इनके बारे में किसने कहा है? एटकिंसन ने इनके बारे में बोला है। इन्होंने अपने बहुत सारे नेबरहुड में लड़ाइयाँ लड़ी और अपने राज्य को क्या करा, एक्सटेंड किया। और यही पहले राजा थे, यही फर्स्ट राजा थे, फर्स्ट किंग थे, जिन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल को क्या किया, यूनिफाई करा। देखिए, बोल रहा था एक्सटेंड करते 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 पूरे उत्तराखंड को कंट्रोल करने, लास्ट में यूनिफाई करने का काम ईस्टगन देव ने करा है कुमाऊं और गढ़वाल को। ठीक। और सेम चीज जब इनके डिसेंडेंट ही शैविज्म को मानते थे, तो ये भी शैविज्म को ही मानते थे। और इन्होंने टेम्पल्स के रिगार्डिंग जो काम किया है जागेश्वर में, उस बहुत सारे काम है कि जितने भी वहाँ पे माता के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, ये सारे मंदिर जितने भी है जागेश्वर में, जो अलग से मंदिर हमें दिखाई देते हैं जागेश्वर में, वो सारे इन्होंने ही बनवाए थे, ईस्टगन देव ने। तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर में कत्यूरियों का जो योगदान है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो काफी ज्यादा है। हम उत्तराखंड में जितने भी मंदिरों के बारे में, मोस्टली जितने भी मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं, जैसे आप अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर ले लीजिए, जागेश्वर ले लीजिए, बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर ले लीजिए, और काफी सारे मंदिर हैं। मतलब मोस्टली जितने भी मेन मेन मंदिर हम देखते हैं, वो कत्यूर डायनेस्टी के अंदर ही बने हुए हैं। तो इनके बारे में, इष्टगण देव के बारे में हमें इतनी सारी बातें प्राप्त हैं। इनके बाद जो आते हैं, और एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी कत्यूर के जो किंग्स थे ना, निवर्तन देव के बाद अभी तक जितने भी आएंगे, वो काफी बड़े बिल्डर होंगे, ग्रेट बिल्डर भी होंगे। ग्रेट बिल्डर एज द सेंस कि उन्होंने काफी सारे टेम्पल्स का ना वो किया हुआ है, निर्माण किया हुआ है। इसीलिए कत्यूर डायनेस्टी को गोल्डन एरा, गोल्डन एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, ये कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा एरा को गोल्डन एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता है उत्तराखंड में, तो कत्यूर डायनेस्टी को ये सौभाग्य प्राप्त है। तो इष्टगण देव के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट रूलर आएंगे, उनका नाम है, जो कि हमारी लिस्ट में होंगे 6 नंबर पे, इनका नाम है ललित सुर देव। जो अभी हम पीछे ललित सुर देव, इनका जो टाइम पीरियड बोला जाता है
835 एडी। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए, पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट ऑफ ललित सुरदेव। ये वही ललित सुरदेव हैं जिनकी अब हम बात करेंगे, यानी कि इन्होंने ही इंस्क्रिप्शन लिखने का काम किया था, जिनकी बदौलत आज हम इनके बारे में पढ़ पा रहे हैं सारी सारी चीजें। सेम चीज जैसा इनके डिसेंडेंट करते हुए आए हैं वैसा ही ये भी करेंगे। इन्होंने भी अपना, जो इनके फादर थे उन्हीं के समान अपना एरिया एक्सटेंड करने की सोची, और इनको बोला जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में इतने सारे बैटल लड़े, इतने सारे बैटल लड़े, और उनमें से ये एक भी नहीं हारे। इनके बारे में ये बोला जाता है, ठीक है। और इनको सबसे ज्यादा, इनको वॉर में तो इनको माना ही माना जाता है, लेकिन वॉर में भी जो इनके टैक्टिक्स थे, जिस तरीके से वॉर प्लान करते थे और इन्विजन करते थे, उसके लिए इनको काफी ज्यादा माना जाता है कि ललित सुखदेव की जो टैक्टिक्स हैं वॉर को लेके वो काफी ज्यादा है। तो और ललित सुखदेव का जो मोस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है वो ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करने में रहा है। ईस्ट की तरफ हमने पढ़ा था कि गंडक रिवर तक हमारा एक्सटेंड रहा है। तो अब देखिए, ईस्ट में पहले पाल डायनेस्टी यूज करती थी। तो ललित सुखदेव की जब थ्रोन पे आया, तो पाल डायनेस्टी का जो किंग था, देवपाल, कौन, देवपाल, उसने, देवपाल ने इन्वेड करा कहाँ, उत्तराखंड पे। देवपाल ने क्या करा, इन्वेड किया किस सर, उत्तराखंड पे। किसके टाइम पीरियड पे, ललित सुखदेव के टाइम पे। लेकिन ललित सुखदेव ने बहुत आसानी से डिफीट कर दिया इसको, और देवपाला रन, मतलब भाग गया, डिफीट कर दिया। और फिर जो भी उनके बीच में बात हुई होगी, ट्रेटी हुई होगी, तो उस हिसाब से फिर हम ईस्ट को जाते रहे। और ईस्ट के साथ हमारे जो ललित सुखदेव के फादर थे, उन्होंने, सॉरी, ललित सुखदेव के नहीं, देवपाल के जो फादर थे, धर्मपाल, देवपाल के फादर धर्मपाल। ये पाल डायनेस्टी जब हम ईस्ट साइड पे वेस्ट बंगाल की पढ़ते हैं ना, तो मतलब आज का वेस्ट बंगाल नहीं, अगर उस समय पे हम बंगाल की बात करें तो पूरा बिहार वाला रीजन आता था उसके अंडर, और पूरा नॉर्थ ईस्ट उसके अंडर आता था। तो जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, तो वहाँ पाल डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, जब ईस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ के जो फाउंडर थे पाल डायनेस्टी के, वो धर्मपाल थे। तो इन्होंने भी उत्तराखंड पे अपना इन्वेड किया था, लेकिन ये भी डिफीट हुए थे। लेकिन अपने पापा का ड्रीम पूरा करने के लिए देवपाल ने देन अगेन उत्तराखंड पे इन्वेड करा, लेकिन ललित सुखदेव ने उनको डिफीट कर दिया, और एक काफी अच्छा रिलेशन उनके साथ बना के अपना एरिया एक्सटेंड कर लिया। तो ये ललित सुखदेव के बारे में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तक हम 6 रूलर पढ़ चुके हैं, जिनमें से पहले थे बसंत देव, दूसरे थे खरपर देव, तीसरे थे त्रिभुवनराज देव, फिर आए निवर्तन देव, फिर आए इष्टगण देव, और देन ललित सुरदेव। अब जो नेक्स्ट राजा, सेवेंथ रूलर, अब कौन सेवेंथ रूलर होंगे, उनका नाम है भूदेव। भूदेव, इनकी भी इंस्क्रिप्शन थी। अगर हमने पीछे देखा तो 6 जो रिसोर्सेज थे, वन ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज, ठीक है, वो एक इनकी है। और इनका जो डेट माना जाता है वो है आपका 875 एडी। 875 एडी इनका हम क्या मानते हैं कि इन्होंने थ्रोन को असेंड किया था, ऐसा हम मानते हैं। इनकी स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ये हमने पढ़ा है पीछे, इन्होंने ही स्टोन पे अपना इंस्क्रिप्शन लिखा है। स्टोन पे इंस्क्रिप्शन लिखा है इन्होंने। कौन से टेम्पल पे, बागेश्वर, बागेश्वर टेम्पल, बागेश्वर टेम्पल, बागेश्वर इंस्क्रिप्शन पे, मतलब बागेश्वर इंस्क्रिप्शन बोला जाता है उसको, जहाँ टेम्पल नहीं, सॉरी, बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो इस इंस्क्रिप्शन पे इन्होंने लिखाया था, ये इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ किंग्स, ये अपने आप को बुलाते थे, क्या,
किंग ऑफ किंग्स इन्होंने इस स्टोन इंस्क्रिप्शन पे निकाला है। और इनके बारे में केपी नौटियाल, वो भी एक हिस्टोरियन ही है उत्तराखंड के, तो वो बोलते हैं his ear were frequently troubled by the sound of jewels emanating from the crown of rajas who bowed before him। इसका मतलब कि उसके जो कान थे भूदेव के, वो फ्रीक्वेंटली ट्रबल हो जाते थे, किससे? कि जो ज्वेल साउंड करते थे अदर राजाज के, जो उनके सामने बो करते थे। तो ये उनके बारे में केपी नोटाल ने ये बात बोल रखी है। ये ज्यादा मायने भी नहीं रखती, नाम को याद भी नहीं रखना पड़ता है। जो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे ब्राह्मण्स की, इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर में अपना बहुत योगदान दिया है। बागेश्वर बागेश्वर, द ओरिजिनल टेम्पल ऑफ बागेश्वर एंड सम ऑफ द श्राइन्स एट बैजनाथ जो कंस्ट्रक्ट हुए हैं इनिशियल स्टेज पे, इन्हीं के अंडर हुए हैं। कहाँ कहाँ? बागेश्वर का जो मंदिर है बैजनाथ का, और बैजनाथ का जो इनिशियल श्राइन था, श्राइन हुए हैं, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे बने हुए हैं। आराम से हम इनके बारे में देख सकते हैं कि जितने भी मैं पहले भी बोल रहा हूँ कत्यूर राजा थे, इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर में अपना बहुत 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 योगदान दिया है। तो भूदेव के बारे में हमें इतना ही पता है। उसके बाद जो अगले रूलर आते हैं, एट्थ रूलर, वो है सल्लोनादित्य। सलोनादित्य सलोनादित्य इनका जो टाइम पीरियड है वो है 895 एडी। कितना? 895 एडी। अब यहाँ से थोड़ा सा जो डायनेस्टी की कत्यूर की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब एज ए कि अभी तक जो भी हमने पढ़े निवर्तन देव, वहाँ नहीं, बसंत देव और उनके सन और खरपर देव, इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी लिनेज तो वहीं खत्म हो गई थी। त्रिभुवन राजदेव, खरपर देव, इनकी जनरेशन वो ऑफ स्प्रिंग थे उनके, क्या कहते हैं, बसंत देव के ऑफ स्प्रिंग थे खरपर देव। फिर उनका सन आया क्या कहते हैं, कौन? खरपर देव का सन कौन? त्रिभुवन राजदेव। वो उनकी लेनेज थी कि बसंत देव की कजन भी है, तो उनकी लेनेज में हम मानते हैं। लेकिन फिर निवर्तन देव जब आए, निवर्तन देव के बाद एष्टगण देव, फिर ललित सुरदेव, फिर भूदेव, इनको हम बोलते हैं निवर्तन देव कत्यूरीज। यानी कि जो लीनेज निवर्तन देव की थी वो ये थी कि निवर्तन देव हो गए, फिर उनके बेटे एष्टगण देव हो गए, फिर उनके बेटे ललित सुरदेव, फिर उनके बेटे भूदेव। तो ये लीनेज चलता रहा। लेकिन सलोनादित्य निवर्तन देव वाली लीनेज से बिलोंग नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात यही है कि नॉट अ lineager of निवर्तन देव। निवर्तन देव, ठीक है, ये हम मान सकते हैं। इन्होंने एक अलग से अपनी न्यू लाइन को क्या किया था, न्यू लिनेज को फाउंड किया था। इनके बारे में बोला जाता है कि काफी ब्रेव और पावरफुल राजा थे, लेकिन इनके बारे में भी हमें ज्यादा वो नहीं मिलती है। तो फिर इनके सन, इसके सलोनादित्य के सन कौन? इनका थोड़ा नाम अजीब सा है, प्रोनाउंस ECH, इच्छतदेव, इच्छतदेव, इच्छतदेव। और इन्होंने जो हेड किया था थ्रोन, वो किया था 920 एडी में। कब? 920 इच्छतदेव, इच्छतदेव इन्होंने किया था। और इनका रूल भी कोई अनइवेंटफुल था। अनइवेंटफुल था, तो इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है। फिर इनके सन, किसके सन? इच्छतदेव के सन कौन? देसतदेवा। कौन देवा? देसतदेवा। दे देसता देवा, इनके सन। इन्होंने थ्रोन जो अगला अहेड किया, असेंड किया, वो किया 930 में। ठीक है। इनके बारे में हमें ज्यादा फिर पढ़ने को मिलता नहीं है।
ये भी सेम हमें देखने को मिलता है कि अपने डिसेंडेंट से मिलते थे कि लॉर्ड शिवा के उपासक थे, और इनके बारे में भी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, फिर इनकी जो नेक्स्ट लाइन आई, अब इनकी लाइन भी खत्म होगी। सलोनादित्य, इच्छादेव और देशादेव, इनकी भी खत्म। अब जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो आई पद्मत देव। पद्मत देव, पद्मत देव, और इन्होंने सक्सीड किया 945 एडी में। एक ये ये पूरी न्यू लीनेज है, न्यू लाइन है। यहाँ तक कि अलग थी, सलोनादित्य से लेके ये अलग थी, और निमत्तन देव से लेके भूदेव तक वो अलग लीनेज थी, और आपका बसंत देव से लेके त्रिभुवन राज देव तक वो अलग लीनेज थी। यानी कि 3 लीनेज थी, अलग 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 से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये पद्मत है, इनको ना चैरिटी वर्क के लिए जाना जाता है। इन्होंने बहुत चैरिटी वर्क किया। क्या किया? चैरिटी वर्क, मतलब दान पुण्य बहुत करते थे। इसलिए इनको कंपेयर किया जाता था, पता है किससे? राजा बलि। कंपेयर किया जाता था राजा बलि से, और आपका विक्रमादित्य से, विक्रमादित्य से, दधीची दधीची से। मतलब जो हिस्ट्री में काफी ज्यादा चैरिटी करने वाले लोग रहे, उनके साथ इनका क्या किया जाता था? काफी ज्यादा इनको कंपेयर किया जाता था। और इन्होंने बहुत ज्यादा पैशनेट थे टुवर्ड्स आर्किटेक्चर के बारे में। जोशीमठ पे काफी इन्होंने श्राइन बनाए, जिनमें से 2 श्राइन नीला एंड बेथा, नीला एंड बेथा जो श्राइन है, ये इन्होंने ही बनाए। ठीक है नहीं, सॉरी, नीला एंड बेथा जो ये श्राइन्स हैं, ये गढ़वाल में है। कहाँ है? गढ़वाल में है। और काफी सारे श्राइन इन्होंने फिर उसके बाद बैजनाथ के अंदर भी बनाए। फिर ये याद रखिएगा, नीला और बेता जो श्राइन्स है, कहाँ है? गढ़वाल में। इनके बारे में ये पीवाईक्यू भी रहा है। इन्होंने आर्किटेक्चर के मामले में कत्यूरी राजाओं का बहुत बहुत योगदान रहा है। ये मैं पहले भी कहते हुए आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। अभी जब हम आर्किटेक्चर इनका पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि किस लेवल तक इन्होंने आर्किटेक्चर पे अपना वर्क किया है। अब इन्होंने इतने सारे वर्क किए, चैरिटी वर्क काफी करते थे, और बहुत सारे आर्किटेक्चर पे काम किया। श्राइन बनाए, गढ़वाल में बनाए, जोशीमठ में बनाए, बैजनाथ में बनाए, काफी ज्यादा इन्होंने काम किया। अब इनके बाद इनके सन आते हैं। अब इनकी इनकी लीनेज दूसरी है। पद्मावत के सन कौन? पद्मावत के बाद जो अगले रूलर आएंगे, उनका नाम है सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव। इनके बारे में सबसे बड़ी बात क्या पता है? अभी तक हम जितने भी राजा पढ़ के आए कत्यूर डायनेस्टी, सब सैविज्म को फॉलो करते थे। ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। ये किसको फॉलो करते थे? वैष्णविज्म को। यानी कि लॉर्ड विष्णु के क्या थे? डिवोटी थे। लॉर्ड विष्णु के क्या थे? डिवोटी थे। और काफी ज्यादा ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करते थे। और फिर क्या हुआ? इनके बारे में भी हमें फिर ज्यादा जानकारी तो मिली नहीं। लास्ट में आते 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 10th सेंचुरी के आते आते 10th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया? कत्यूरीज हो गया। क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन हुआ 10th सेंचुरी आते 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 डिसइंटीग्रेट। तो लास्ट रूलर जो बचे, वो तो उनका खाली नाम ही हमें पता है, धर्मदेव और वीरदेव। ये लास्ट 2 रूलर थे जब तक कत्यूरी थोड़े बहुत यूनाइटेड थे। लेकिन जब वीरदेव की डेथ हो गई, वीरदेव की डेथ हो गई, तो कत्यूरी टोटली डिसइंटीग्रेट हुआ था। डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था जब सुभिक्ष राजदेव ने थ्रोन छोड़ा, लेकिन तब भी धर्म देवा ने थोड़ा बहुत संभाल के रखा। फिर वीरदेव आए, उन्होंने थोड़ा संभाल के रखा, लेकिन डेथ ऑफ वीरदेव के बाद टोटली क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया। टोटली डिसइंटीग्रेट हो गया। टोटली क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हो गया। और डिसइंटीग्रेट होने के बाद बहुत सारे छोटे 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 अपने पार्ट्स में क्या हो गया? बट गया। उसमें से कुछ जो सेटल हुए
दोटी जिसको हम आजकल नेपाल बोलते हैं, और कुछ अस्कोट में, कुछ बारामंडल में, कुछ द्वाराहाट में, और लखनपुर। लखनपुर इन 5 सेक्टरों में, मेनली मेनली इन 5 सेक्टरों में कच्चू डायनेस्टी क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। लेकिन जो कत्यूरीज और द्वाराहाट हैं, कौन, कत्यूरीज ऑफ द्वाराहाट, इनको बोला जाता है कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्लेस इन्होंने ही लिया। हिस्ट्री में जो प्लेस आया वो इनका ही आया सबसे ज्यादा, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया अपने टाउनशिप में। इन्होंने टाउनशिप ऑफ द्वाराहाट को इस्टेब्लिश किया, द्वाराहाट का जो बाजार सब कुछ बनाया, सब इन्होंने बनाया, टाउनशिप इन्होंने ही बनाया। वहाँ के जो मंदिर हैं वो इन्होंने ही बनाए। काफी ज्यादा वहां से इन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया। तो जो हिस्ट्री में प्लेस मिला है वो द्वाराहाट के कत्यूरीज को मिला है। क्या कहते हैं, द्वाराहाट के जो हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं और से, उनमें हमें 4 राजाओं के क्या मिलते हैं, 4 किंग के नाम मिलते हैं, और 3 डेट्स मिलती है। क्या मिलती है, 4 राजाओं के नाम मिलते हैं और 3 डेट्स मिलती है। वो 4 राजा हैं उन 4 राजाओं के नाम है, पहले हैं गुर्जरादेव, गुर्जरादेव। दूसरे हैं सिद्धरादेव, सिद्धरादेव। तीसरे हैं मानादेव, और चौथे हैं सोमादेव। और जो 3 डेट्स मिलती हैं वो हैं 1337, 1349 एंड 1354। ये हमें 3 डेट्स मिलती हैं। अब लेकिन मैंने शुरुआत में तो हमने बोला था, क्या कहते हैं कि कत्यूरीज का जो टाइम स्पान हमको देखने को मिलता है वो 7th से 11th सेंचुरी तक देखने को मिलता है, और मोस्टली हम 10th सेंचुरी तक की ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो बात कर रहे हैं 1354 की। 14th सेंचुरी आ गई है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, जब भी कोई डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट होती है या उसका डिक्लाइन आता है, वो टोटली कभी भी डिसइंटीग्रेट, मतलब टोटली उस एम्पायर का कभी भी पतन नहीं होता है। इसको अगर हम सिंपली देखें, जब बाबर इंडिया में आया था तो उसने मुगल रूल को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन बीच में जो तुगलक्स थे, उनसे बाबर से पहले तुगलक रह रहे थे, तो उनको जब हराया बाबर ने तो अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, लेकिन तुगलक पूरी तरीके से क्या हुए, बाहर तो नहीं हुए। बाद में शेरशाह सूरी आया और उसने अपना सूर डायनेस्टी खत्म करी, जो कि एक तुगलक था। तो सेम यहाँ पे भी जब डिसइंटीग्रेट हुआ, क्या कहते हैं, कत्यूरी राजाओं का राज जो था डिसइंटीग्रेट हुआ 5 सेक्टरों में, तो द्वाराहट के जो थे उन्होंने अपना राज जो था काफी ज्यादा सुचारू रूप से चलाया, और जो एक्सटेंड करा 13 और 14 सेंचुरी तक, और मे भी बाद में भी एक्सटेंड किया होगा। उसके बारे में हमें ज्यादा रिसोर्सेज पता नहीं है, लेकिन एक्सटेंड किया होगा। टोटली कोई भी डायनेस्टी खत्म नहीं होती, कुछ 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 लोग तो डायनेस्टी के बचेंगे ही। तो उन लोगों ने उसको प्रिजर्व करके रखा और अपना नाम हिस्ट्री में लेके आए, इसलिए द्वाराहट के कत्यूरी उसको हिस्ट्री में प्लेस मिला। इसलिए हम कह रहे हैं, ताकि वहां से हमें जो इंस्क्रिप्शन मिला और उनसे जो डेट मिली है ना, वो काफी 13 और 14 सेंचुरी की डेट मिल रही है। तो इस वजह से हम कह पा रहे हैं कि जो थ्योरीज थे द्वाराहाट के, उन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया। उन्होंने पूरा द्वाराहाट का टाउनशिप बनाया, टेम्पल आर्किटेक्चर में काम किया, इतने सारे इंस्क्रिप्शन लिखने में अपना टाइम दिया, और काफी सारे सोशल वर्क करे, जिनकी वजह से उनको हिस्ट्री में प्लेस मिला और हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ जो हमें डेट मिली, हम कह सकते हैं कि कत्यूर डायनेस्टी बाद में भी चल रही थी, लेकिन उतना ज्यादा उनका डोमिनेंस नहीं था, क्योंकि उसके बाद चंद डायनेस्टी और परमार डायनेस्टी भी आ गई थी। तो इस वजह से फिर उनका जो कत्यूरी का डोमिनेंस था वो काफी कम हो गया था। तो यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा, जितना भी हमने अभी कत्यूर डायनेस्टी के बारे में हमने देखा है, जितने भी राजाओं के बारे में हमने देखा, इनमें जो सबसे मेन बात थी, इन्होंने जो भी वर्क किया वो मंदिरों को लेके, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर को लेके इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया। तो इन राजाओं ने अपना जोग्राफिकल एक्सपेक्ट अपना जो जोग्राफिकल इनका जो एरिया था वो तो एक्सटेंड किया ही किया, लेकिन ऐसे ऐसे
आर्किटेक्चरल वर्क भी करे जिनको हम आज भी याद रखते हैं और आज भी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो इनका ये वर्क काफी ग्रेट था, जिसके बारे में जब हम कत्यूरी का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जितने भी कत्यूरी राजाओं की लिस्ट हमारे पास थी, जितने भी इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिले, जितने भी बुक्स में अवेलेबल है, उन सारों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कहीं पे गलत हो तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।